तो यार अब हम थर्ड स्टेप की बात करते हैं, जिसे हम कहते हैं कोआगुलेशन कैस्केड। ठीक है, तो ये हीमोस्टेसिस का थर्ड स्टेप है। ठीक है, अब कोआगुलेशन होगी कैसे? ठीक है, कोआगुलेशन कैस्केड स्टार्ट कैसे होता है? ठीक है, तो हमें पता है जो हमारा ये लीवर होता है, ठीक है, तो लीवर कॉन्स्टेंटली क्लोटिंग प्रोटीन्स को प्रोड्यूस करता रहता है। ठीक है, अब जब ये क्लोटिंग प्रोटीन्स को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, तो सबसे पहले जो प्रोटीन हमारे जो हमारा ये प्लेटलेट प्लग बनाया है, ठीक है, तो इसके कांटेक्ट में सबसे पहला हमारा क्लोटिंग प्रोटीन आता है फैक्टर नंबर 12। ठीक है, तो ये वाला हमारा सबसे पहले इसके कांटेक्ट में आएगा। ठीक है, अब होता क्या है, ये जो हमारा प्लेटलेट प्लग बना था, ठीक है, तो इसके अराउंड एक हमारे पास नेगेटिव चार्ज बन जाता है, जो कि होता है फॉस्फेटाइल सीरीन ग्रुप का। ठीक है, तो अब ये हमारे जो क्लोटिंग प्रोटीन्स थे, ठीक है, ये वैसे तो हमारे जो प्लाज्मा में घूम रहे थे, ठीक है, ये वैसे तो इनएक्टिवेटेड फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, पर जब भी ये इनके कांटेक्ट में आ जाएगा, ठीक है, हमारा प्लेटलेट प्लग बन गया था, इसके अराउंड नेगेटिव ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, जब भी ये इसके कांटेक्ट में आएगा, ठीक है, तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा 12A बन जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्लोटिंग प्रोटीन 12A एक्टिवेटेड फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, अब जब ये एक्टिवेट हो गया, ठीक है, 12A एक्टिवेट हो गया, अब ये हमारे 11 को भी एक्टिवेट कर देगा। ठीक है, अब 11 भी इसके साथ इंटीग्रेट होकर 11A प्रोटीन बन जाएगा। ठीक है, ये भी एक्टिवेटेड हो गया। ठीक है, 12 से हमारा 11 हो गया। 11 फिर क्या करेगा, ये 9 को भी एक्टिवेट कर देगा। ठीक है, 10 को एक बार हम स्किप कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 11 9 को भी एक्टिवेट कर देगा। ठीक है, अब ये 9 मिलकर क्या करेगा, 9 8 से मिलकर जो हमारा 9A एक्टिवेटेड हुआ है वो 8 से मिलकर हमारा 10 को एक्टिवेट करता है। ठीक है, तो अगर सिंपल भाषा में समझे, हमारा लीवर क्लोटिंग प्रोटीन बना रहा था। ठीक है, क्लोटिंग प्रोटीन हमारे इनएक्टिवेटेड फॉर्म में प्लाज्मा में घूम रहे थे। ठीक है, पर जब भी ये कांटेक्ट में आते हैं हमारे, जब प्लेटलेट प्लग बन जाता है तो एक नेगेटिव ग्रुप उसके अराउंड बन जाता है। ठीक है, जब भी ये नेगेटिव ग्रुप के अराउंड आएंगे, ठीक है, तो जो सबसे पहला प्रोटीन आता है क्लोटिंग प्रोटीन वो होता है 12। ठीक है, वो एक्टिवेट होकर 12A बन जाता है। ठीक है, 12A के बाद जो प्रोटीन आता है, ठीक है, वो 11 होता है। ठीक है, 11A बन जाता है। ठीक है, 11 के बाद 9 के साथ ये मिलकर 9A बन जाएगा। ठीक है, अब 9 और 8 प्रोटीन मिलकर हमारा 10 को एक्टिवेट करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ से ये हमारा सारा इंट्रिंसिक पाथवे था। ठीक है, अब ये हमारा कॉमन पाथवे स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब जब भी हमारा 10A एक्टिवेट हो गया, ठीक है, अब 9A और 8 को प्रोटीन फैक्टर 3 और कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है स्टेप को करने में। ठीक है, अब 10A एक्टिवेट हो गया। ठीक है, अब 10A क्या करेगा, ये हमारा 5 के साथ मिलकर, जो कि कॉमन पाथवे में होता है, ठीक है, 5 के साथ मिलकर हमारा प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर को एक्टिवेट कर देगा। ठीक है, अब ये प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर क्या करेगा, अब 2 क्या करेगा, फैक्टर 2, ये हमारा 2A एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा प्रोथ्रोम्बिन था। ठीक है, अब ये थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाएगा जब ये एक्टिवेटेड फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, इसका 2 जब इनएक्टिवेटेड फॉर्म में होता है उसका नाम होता है प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, ये प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर के साथ मिलकर अब 2A बन जाएगा। ठीक है, फैक्टर 2 एक्टिवेटेड की फॉर्म में आ जाएगा, जिसे हम थ्रोम्बिन कह देते हैं। ठीक है, अब ये 2 क्या करेगा, थ्रोम्बिन क्या करेगा, ये एक हमारे ना प्लाज्मा में एक मॉलिक्यूल होता है जिसे हम फाइब्रिनोजन कह देते हैं। ठीक है, जो कि ये मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, टाइनी टाइनी प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो इसे हम वैसे तो फैक्टर 1 कहते हैं। ठीक है, अब फैक्टर A जब एक्टिवेट हो जाता है उसे हम फिब्रिन कह देते हैं। ठीक है, ये हमारा ब्लड में सॉल्युबल होता है। ठीक है, तो ये ब्लड में घुला हुआ होता है। ठीक है, पर जब ये 2A के एक्टिविटी में आता है, ठीक है, 2A के साथ इंटरेक्ट हो जाता है, तो ये क्या करता है, ये फाइब्रिन बना देता है। ठीक है, अब फाइब्रिन क्या होता है, ये एक मैश की टाइप का होता है। ठीक है, अब ये जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ पॉलीमराइजेशन में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है, एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे, ठीक है, तो ये एक फिब्रिन का मैश बना देते हैं। ठीक है, अब ये फिब्रिन होता है जो ये इनसॉल्युबल होता है। ठीक है, ये ब्लड में सॉल्युबल नहीं होता है। ठीक है, अब जब ये फिब्रिन इनसॉल्युबल होगा, ठीक है, तो इसका क्या फ़ायदा होगा, ठीक है, तो जब तो ये सॉल्युबल था, ठीक है, तो ब्लड में ये जा रहा था, ठीक है, ब्लड के साथ ये घूम रहा था, ठीक है, पर जब ये जेली लाइक बन जाएगा, ठीक है, इससे क्या होगा, जो हमारा ब्लड का फ्लो है, ठीक है, वो डिक्रीज़ होना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो जब भी हमें चोट लगेगी, हमें ब्लड का लॉस
कम करना होता है, ठीक है, तो उसकी जब हम विस्कोसिटी बढ़ा देंगे, ठीक है, तो उसको स्लो डाउन कर देंगे, ठीक है, तो इससे हमारा आरबीसीज का लॉस कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला हमारा फिब्रिन तब काम करता है, ठीक है। अब ये फिब्रिन मैश भी बनाता है, ठीक है। अब ये क्या होगा, अब यार हम प्रोटीन जो हमारा सेकंड क्लोडिंग प्रोटीन होता है, ठीक है, क्लोडिंग फैक्टर होता है, ठीक है, 2A, ठीक है। तो एक तो ये फाइब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करता है, ठीक है, पर इसका एक दूसरा फंक्शन भी होता है, ये हमारा फैक्टर 13 को भी एक्टिवेट करता है, ठीक है। 13 इनएक्टिवेट करता है और कैल्शियम की कैल्शियम की मतलब हेल्प से ये 13 को 13A बना देता है, ठीक है, फैक्टर एक्टिवेट कर देता है 13, ठीक है। अब फैक्टर 13A क्या करेगा, ये क्रॉस लिंकिंग ऑफ फिब्रिन करवाएगा, ठीक है। अब ये जो फिब्रिन बना था, ठीक है, तो ये एक दूसरे के साथ और भी मिलकर, ठीक है, एक मैश बना देंगे, मैश वर्क होता है ना जो, ठीक है, ऐसा ये हमारा ये क्या करेगा, जब ये क्रॉस लिंकिंग हो जाएगी, ठीक है, तो ये प्लेटलेट प्लग के ऊपर ये जाकर बैठ जाएगा, ठीक है। अब प्लेटलेट, अब इसमें फ़ायदा क्या होता है, ठीक है, अब यहाँ से ब्लड फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब एक तो हमारा जो प्लेटलेट प्लग है वो डिसलॉज नहीं होगा, ठीक है। अगर ये डिसलॉज हो जाता है, ये एक तो डिफरेंट एरिया में जाकर एम्बोलिज्म को प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। अब प्लेटलेट प्लग हमारा होल्ड डाउन हो जाता है, ठीक है, उसी जगह पर रहेगा, ठीक है। और तीसरा फंक्शन होता है ये ब्लड लॉस को भी प्रिवेंट कर देता है, ठीक है। अब ये इतना बड़ा स्ट्रक्चर बन गया है, ठीक है, तो ये ब्लड के फ्लो को भी डिक्रीज़ कर देता है, जिससे कि हमारा ब्लड लॉस भी कम हो जाता है, ठीक है। तो इसके 3 फंक्शन हो गए, ठीक है, जो हमारा 13A करवाता है, ठीक है। अब 13A का दूसरा नाम क्या होता है, फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, ठीक है। ये फिब्रिन को साथ में जोड़ता है ताकि हमारा फिब्रिन हो जो फैक्टर है वो स्टेबलाइज हो सके, ठीक है। अब हमने कॉमन पाथवे देख लिया, इंट्रिंसिक पाथवे देख लिया, अब हम एक्सट्रिंसिक पाथवे भी देख लेते हैं, ठीक है। तो जब हमें कोई चोट लगी थी, ठीक है, तो वो क्या करता है, वो हमारा फैक्टर 3 को प्रोड्यूस कर देता है, ठीक है, टिश्यू फैक्टर होता है, ठीक है। जो ब्लड की वेसल की इंजरी थी, ठीक है, उससे हमारा टिश्यू फैक्टर रिलीज़ होता है, ठीक है। टिश्यू फैक्टर क्या करेगा, टिश्यू फैक्टर का नाम होता है फैक्टर 3। ये क्या करेगा, ये फिर फैक्टर 7 को अप्रोच करेगा, ठीक है, फैक्टर 7 को एक्टिवेट करेगा, ठीक है। अब फैक्टर 7 दो तरह से काम करता है, ठीक है। एक तो ये सीधा फैक्टर 9 को स्टिमुलेट करता है, ठीक है, और ये खुद जाकर भी फैक्टर 10 को भी 10 के साथ भी कॉमन पाथवे में पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है। तो अब इंट्रिंसिक फैक्टर का एक फ़ायदा क्या होता है, ठीक है, ये हमने देखा था 12, 11 को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इसमें टाइम लगता है, ठीक है, इंट्रिंसिक फैक्टर में टाइम लगता है, ये 6 मिनट ले सकता है, ठीक है। अब इंट्रिंसिक फैक्टर क्या करेगा, ये 30 सेकंड में ही एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। ये सीधा आकर हमारा सीधा 9 को स्टिमुलेट करेगा और हमारा कॉमन पाथवे स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा टाइम बचाता है, ठीक है। अब अगर हमें इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक में फ़र्क देखना हो, ठीक है, इंट्रिंसिक क्या होता है, एक तो ये इंडिपेंडेंट होता है एक्सट्रिंसिक पाथवे से, ठीक है। अब ये इंडिपेंडेंट कैसे होता है, ठीक है, तो जब भी हम हमारा अगर हमने टेस्ट ट्यूब में हमारा ब्लड लिया, ठीक है, जिसमें हमारा हेपरिन नहीं होता, हेपरिन क्या करता है, हेपरिन क्लॉटिंग करवा देता है, ठीक है, हमने उसमें से हेपरिन निकाल दिया, ठीक है, तो जो ग्लास होगा उसका टेस्ट ट्यूब का वो रफ और चार्ज सरफेस होगा, ठीक है। तो हमें पता लग जाएगा अब ये जो हमारा टेस्ट ट्यूब में अपने आप ही ये इंट्रिंसिक फैक्टर स्टार्ट हो जाता है 12 से, ठीक है। अब हमें पता लग गया कि ये अपने आप ही टेस्ट ट्यूब में हो सकता है, ठीक है, तो इसे किसी फैक्टर की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, तो ये अपने आप ही स्टार्ट हो जाता है, पर ये 4 to 6 मिनट्स लेता है, ठीक है, तो ये ज़्यादा टाइम लेता है स्टार्ट होने में, ठीक है। अब इंट्रिंसिक फैक्टर में क्या होता है, ठीक है, इंट्रिंसिक फैक्टर एक तो 30 सेकंड में स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, तो इसका ये बेनिफिट तो होता है कि ये जल्दी से स्टार्ट कर देता है, ठीक है, पर ये इन पे डिपेंड होता है, ठीक है, जैसे इसको 9A चाहिए, ठीक है, स्टार्ट होने में, ठीक है, तो ये डिपेंडेंट पाथवे कह सकते हैं हम इसे, ठीक है। तो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक में ये फ़र्क होता है, ठीक है। अब अगर हमें इसे याद रखना है, ठीक है, तो जैसे हमने देख लिया ये कितने सारे प्रोटीन हैं, ठीक है, तो उसको याद करने का एक आसान सा तरीका होता है, ठीक है, हम मार्क X कर लेते हैं, ठीक है, 10 प्रोटीन को हम X मान लेते हैं, ठीक है। अब इंट्रिंसिक में क्या होगा, हमें नीचे से 12 से स्टार्ट करना है, ठीक है, अपने नीचे से आना है 12, 11, 9 और 8, ठीक है, 10 को एक बार हम बाहर निकाल देते हैं, ठीक है,
तो 10 हमारा इधर आ जाएगा, ठीक है। तो इंट्रिंसिक फैक्टर कैसे होगा, 12 से काउंट डाउन करके हमने 8 तक आना है, ठीक है। 12, 11, 10 हमने निकाल दिया, 9, 8 और 10 हमारा यहाँ पर हो गया, ठीक है। तो ये तो इंट्रिंसिक फैक्टर को याद करने का तरीका हो गया, ठीक है। अब एक्सट्रिंसिक को देखें, ठीक है। इसको याद करने का आसान सा तरीका है 7 + 3, ठीक है, = 10, ठीक है। अब ये ऐसे आप याद कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम इसको देखें, ठीक है, हमारा कॉमन पाथवे, ठीक है, थ्रोम्बिन फाइब्रोनेजन, ठीक है। तो ये कैसे होगा हमारा, हमें 10 बनाना है, ठीक है। 5 × 2 × 1, ठीक है। हम इसे ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। 5 × 2 = 1 = 10, ठीक है। तो इस तरह से हम ये पाथवे को याद